नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। देश भर में अब कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया है कि सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर रहें। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे और सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरे तरीके से बेहतर किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। वहीं जरूरत पड़ने पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज के सिद्धांत पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में लोगों को जल्द से जल्द विभिन्न टीकों की एहतियाती खुराक मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। सत्येंद्र जैन ने लोगों से जल्द टीका लगवाने की भी अपील की और कहा कि इलाज से बेहतर बचाव है। जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है या केवल पहली खुराक ली है, उन्हें पूर्ण टीकाकरण के लिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की दर बढ़कर 3.95% हो गई है। ये जानकारी शहर के स्वास्थ्य विभाग में का आंकड़े जो मिले हैं उनकी तरफ से बताई गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार फिर संक्रमण दर बढ़कर 3.95% हो गई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जहां पर से निकले थे वहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गोल घूमकर वहीं पहुंच गए क्योंकि लापरवाही बरतते हुए लोग नजर आए। जब पाबंदियों से छुटकारा मिला तो एकदम से लोग लापरवाही के उस दौर में पहुंच गए जहां उन्होंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि अभी अगर कोरोना से लापरवाही इसके खिलाफ बरतेंगे तो फिर से कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे और दिल्ली में इसका असर देखने को मिल रहा है। 366 नए मामले मिले। लगातार जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप लापरवाही ना बरतें और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, क्योंकि ये गाइडलाइंस का पालन सिर्फ आपके खुद के बेहतरी के लिए ही आपसे करवाया जा रहा है। अलर्ट मोड पर सभी अस्पतालों को कर दिया गया है ताकि जो लोगों को समस्या आ रही है वो समस्या ना आए। आपको बता दें कि दिल्ली एक बार फिर कोरोना का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में संक्रमण दर बढ़ने से चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस ये माना जा रहा था कि कम हो गए हैं और अब कोरोना से छुटकारा धीरे धीरे मिल रहा है। उस बीच में जब पाबंदियां हटी तो सबसे ज्यादा लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दिया और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। संक्रमण की दर बढ़ गई है, 3.95% संक्रमण की दर हो गई है और अब दिल्ली एक बार फिर से कोरोना केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाय तीन 366 नए मामले दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमने अपनी तरफ से जो भी तैयारियां करनी थी वो करनी शुरू कर दी है। कोरोना को लेकर अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है ताकि जो समस्या जो मरीजों को पिछली बार में सेकेंड वेव में झेलनी पड़ी थी वो समस्या अब ना झेलनी पड़े, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि कोरोना के केसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहे, जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, उससे समस्या और बढ़ सकती है और ऐसे में दिल्ली कोरोना का केंद्र बन सकता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार अभी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे ताकि समस्या जिस तरीके से सेकेंड वेव में आई थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, वैसी समस्या अब ना आए। ऑक्सीजन की कमी से जो लोग झेल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी, बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया और ऐसे में अब एक बार फिर जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं तो समस्या फिर बढ़ रही है और लोगों के लिए चिंता इस बात की, क्योंकि अगर एक बार फिर से कोरोना की एक और वेव आती है तो लोग कैसे उस
वेव से लड़ पाएंगे, क्योंकि लोगों ने तो लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। जैसे ही छूट मिली लोग लापरवाह होते नजर आए। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत का रुख करते हैं, जो लाइव हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से एक बार फिर केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चिंता एक बार फिर से बढ़ रही है, क्योंकि स्थिति अगर अभी से कंट्रोल नहीं की गई और केसेस जो संक्रमण दर बढ़ी है उसके हिसाब से अगर सेकेंड वेव की तरह केसेस आने लगे तो अस्पतालों में स्थिति बिगड़ सकती है। जी प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ था, उसके बाद अब कोरोना ने एक बार फिर से दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में भी लोगों के अंदर चिंता का माहौल बन गया है। सरकार जो है, दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली सरकार अभी से ही तमाम तैयारियों में जुट गई है। कल ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस वार्ता करके विशेष रूप से इस पर सावधानियां बरतने की बात कही थी। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा मैम कि कहीं ना कहीं आने वाले 20 तारीख को डीडीएमए की बैठक भी रखी गई है, जिसके बाद कोरोना को लेकर के दिल्ली में जो भी आगे की स्थिति है उस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी प्रतीक्षा, बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से अब भी संक्रमण की दर है, जिस कोरोना के केसेस कम हुए थे, पाबंदियां कम कर दी गई और अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनके पॉजिटिव होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन क्या पहले से बेहतर व्यवस्थाएं अस्पतालों में नजर आ रही हैं? जी प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा सरकार ने पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गई है। अगर हम दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार अभी से ही तमाम जायजा ले रही है। तमाम अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो कंट्रोल में रहे और आने वाले दिनों में अगर कोई भी स्थिति कुछ ऐसी होती है तो उसको संभाला जा सके। साथ ही विशेष तौर पर कहा गया कि अगर स्कूलों में कोई भी बच्चा अगर कोरोना से कुछ ऐसा मामले आते हैं तो उस स्कूल को भी लेकर के विशेष निर्णय लिए जाएंगे। जी प्रतीक्षा। अजीत, क्या हम ये माने कि अगर अब केसेस अगर और बढ़ेंगे तो फिर एक बार स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑफलाइन बंद कर दिया जाएगा? जी प्रतीक्षा, बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस तरीके से अगर दिल्ली में एक बार फिर से अगर कोई मामला आता है, स्कूलों में अगर बच्चों के अंदर कुछ ऐसा आता है तो जाहिर सी बात है स्कूलों को एक बार फिर से ऑनलाइन करने का विचार किया जा सकता है। हालांकि आपको बता देंगे भी हाल ही में सभी जो पाबंदियां थी कोरोना को लेकर के वो भी हाल ही में हटाया गया था। उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में एक बार फिर से मामला आया है, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय। तो ऐसे में अगर कोई मामला आता है तो उसको फिर से कहीं ना कहीं स्कूलों में ऑनलाइन जो क्लासेज है वो एक बार फिर से व्यवस्था शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल अजीत, जैसे आपने कहा कि हाल ही में पाबंदियां कम की गई थी और चिंता इसलिए क्योंकि जैसे ही पाबंदियां कम हुई लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया और इसी का असर अब ये देख सकते हैं कि जो संक्रमण दर है वो 3.95 कुछ पहुंच गई है लगातार, और अगर ऐसे ही रहा तो संक्रमण दर और भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही ही उनके लिए एक बार फिर से पाबंदियां लगवाने वाली है। जी प्रतीक्षा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोरोना थोड़ा सा शांत होता है तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने लगते हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर अन्य कोई गाइडलाइन की बात हो। जब भी कोरोना थोड़ा सा मामला उसका शांत होता है तो लोग लापरवाही बरतने लगते हैं और इसी का नतीजा होता है कि एक बार फिर से कोरोना भयावह रूप ले लेता है और एक बार फिर से दिल्ली में कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है। अभी जैसा कि अभी हाल ही में जो चीजें जो पाबंदी हटाई गई उसके बाद लोगों में लापरवाही देखने को मिली, लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिखे, तो उसका बाद कहीं ना कहीं ये जो उसका नतीजा है कि एक बार फिर से दिल्ली में जो मामले हैं वो एक बार फिर से वो आंकड़े डरावने वाले धीरे धीरे चिंता का विषय बन रहे हैं। जी प्रतीक्षा। जी बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए जैसे स्कूलों की हम बात कर रहे थे, अभी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन में बदल सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उन बच्चों का जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल जा पाएंगे, वहां पर बैठकर क्लासेस लगा पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है उसकी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं।
जी बिल्कुल प्रतीक्षा, कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है जो स्कूली छात्र हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, जो उनके अभिभावक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में वो एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाती है जो फिजिकल होता है। अब ऐसे में भी हाल ही में फिजिकल एजुकेशन को शुरू हुए कुछ समय ही हुए थे, जो अगर फिर से वो ऑनलाइन क्लासेस में का दौर शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जरूर भंग होगी और उसमें कहीं ना कहीं जरूर व्यवस्था बदलेगी। बिल्कुल अजीत, ये कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही उन पर और उनके बच्चों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में अगर एक बार फिर से ऑफलाइन क्लासेस को बदलकर ऑनलाइन कर दिया जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर एक बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अक्सर हमने पेरेंट्स को जो है प्रोटेस्ट करते भी देखा कि स्कूल खुलने चाहिए, तमाम चीजें खुल रही हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे, लेकिन अब खुले हैं तो लोग लापरवाही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी लोगों के लिए ये समझना है कि उनको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये लापरवाही उन पर ही भारी पड़ रही है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कोविड इंचार्ज यथार्थ हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी मैम, धन्यवाद। सुनील जी, जिस तरीके से लगातार हम केसेस देख रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और जिस तरीके से पाबंदी कम की गई और लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, अब केसेस बढ़ गए। हालांकि सरकार की तरफ से अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, लेकिन अगर अस्पताल की बात की जाए, किस तरीके की तैयारियां अस्पतालों के अंदर है? देखिए, ये जो वेरिएंट अभी आ रहा है XE, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये ओमिक्रॉन का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। ओमिक्रॉन का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें BA.1 और BA.2 दोनों को मिला के XE बोला गया है। कुछ केसेस महाराष्ट्र में मिले हैं, उसके बाद गुजरात में भी मिले हैं, और ये जीनोमिक लीनिएज लेवल पे थोड़ा सा जब चेंज आ जाता है तो उसका नोमेनिकल्चर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इसी प्रकार से होता है। तो उसमें XE, XA, XM इस टाइप के वेरिएंट्स भी देखे गए हैं। जो ये है ओमिक्रॉन का एक्सटेंडेड रूप है। हमने देखा ओमिक्रॉन में जो था वो तीसरी वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और तीसरी वेव भारत में बहुत ज्यादा लिथल नहीं थी। जितने भी केसेस थे काफी माइल्ड केसेस थे, हल्का नजला खांसी जुकाम बुखार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टाइप से था। तो अभी पैनिक होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि ओमिक्रॉन का एक्सटेंडेड रूप है। थर्ड वेव में हम देख चुके हैं कि ओमिक्रॉन इटसेल्फ इज नॉट ए वेरी लिथल फॉर्म। डॉक्टर सुनील, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है ओमिक्रॉन उतना ज्यादा असर नहीं डाला था ओमिक्रॉन ने, और ये उसी का रूप है, तो अगर हम माने कि अब जब धीरे धीरे इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के, तो क्या अब ये कह सकते हैं कि जो ये नए वेरिएंट्स हैं वो पहले के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, सब जानते हैं कि जो वायरल डिजीज होती है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना स्वरूप बदलती है। इसी के मद्देनजर जब आज से 2 साल पहले कोविड इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में, तो WHO ने एक कमेटी बनाई थी जिसको TEG-EV कमेटी बोलते हैं, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ वायरस इवैल्यूएशन। तो उस कमेटी का जो मेन उद्देश्य था उसका ये था कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी म्यूटेशन होगा, जितना भी ये वायरस रूप बदलेगा, वो सब वर्ल्ड की सारी कंट्रियां उस कमेटी को रिपोर्ट करेंगी, वो जेनेटिक स्टडी को स्टडी करेंगे, और वो फिर उसकी सीवियरिटी के आधार पे पूरे वर्ल्ड को अवगत कराएंगे कि ये लेथल वेव ला सकता है, ये डेथ कर सकता है, ये पोटेंशियली हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, नहीं है। अभी तक जितना भी डेटा इस TEG-EV कमेटी को के पास जाता है, उसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आज तक पिछले 2 साल में 5 वेरिएंट आए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, जिन्होंने लीथल वेव लेके आए हैं, जो ह्यूमंस में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उन्होंने जो है इफेक्ट किया है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में लगभग अभी 8 के करीब वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसमें एप्सिलॉन है, ईटा है,
डेल्टा है, कापा है, म्यू है, लेमडा है। तो ये वेरिएंट थी ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के जो है डिटेक्ट हो चुके हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये अभी लीथल नहीं है, लेकिन जी। आने वाले समय में ये लीथल हार्म कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको मॉनिटरिंग की जरूरत है। अभी भारत में जो है 2 वेरिएंट का मेनली देखा जा रहा है, एक एक्सी जो ओमिक्रॉन का एक्सटेंडेड फॉर्म है, दूसरा कापा। कापा जो ये वेरिएंट था, ये पिछले साल अप्रैल में, लगभग 4 अप्रैल 2021 में पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये WHO को रिपोर्ट किया गया। अब कापा के भी थोड़े केसेस बढ़ने लगे हैं। जितनी भी वायरल डिजीज होती है, उसकी जो भी वेव पहली और दूसरी होती है वो सबसे लीथल होती है। उसके बाद जितनी वेव आती है वो धीरे धीरे पोटेंशियली कम हार्मफुल होती चली जाती है। उसके 2 रीजन है। एक तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंशंस लेने लगते हैं। प्रिवेंशंस में कोविड की 2 चीजें आती हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं 2 साल में लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन किया है, और हम मेनली अपनी कंट्री के लगभग 80% लोगों को जो है वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी भी आ चुकी है। लेकिन जब भी हम अपना गार्ड डाउन करते हैं, जब भी हम अपनी इन चीजों को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलने लगते हैं, तो ये बीमारी दोबारा से जो है बढ़ने लगती है। तो जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, उनको इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। देखिए, कोरोना एक नई बीमारी है और ये मेडिकल सिलेबस में जुड़ चुकी है। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इक्का दुक्का केसेस इसके हमेशा आते रहेंगे। छोटी वेव और क्लस्टर्स में केसेस हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो जो इससे बचने का बेस्ट उपाय है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, एक दूसरे से 2 गज की दूरी से बात करना है, उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना भूलें, उसका बिल्कुल हमें करें। अपनी जो गाइडलाइंस हमें मिली है उनका पालन तो हमेशा करते रहना पड़ेगा। जी। और इसी के लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि वो नियम हमारी बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने और बहुत अच्छे से आपने जनता को समझाया कि किस तरीके से अब उन्हें ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया आप। देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। रुझानों के बाद दोपहर तक प्रत्याशियों के हार जीत को लेकर सफर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट, बालीगंज विधानसभा सीट के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की एक विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई। पहले राउंड के बाद टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल पीछे हो गई। कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री यादव को 5515, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सत्यजीत कदम को 2513 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। यहां पहले राउंड की गिनती में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री यादव आगे चली है। जयश्री को 4856, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सत्यजीत को 2719 वोट मिले। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो बोचाह विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी आगे चल रही हैं, तो वहीं बेबी कुमारी को 2998, जबकि राजद के प्रत्याशी को 2453 और वीआईपी के प्रत्याशी को 984 वोट मिले।
आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास तैयारी किए हुए हैं। जहां हाल के दिनों में दंगे हुए, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं। देश में हाल ही के दिनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव का माहौल कई बार बना। पहले मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग की, तो कर्नाटक में मंदिरों के आसपास से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने और मुस्लिमों का बहिष्कार करने जैसे मामले सामने आए। इनसे दोनों धर्मों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तनाव की स्थिति के बीच में दोनों समुदाय के लोग कई बार एक दूसरे के सामने भी आ गए। बात चाहे राजस्थान के करौली की हो, बेंगलुरु की या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन की। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से 1 महीना पूरा होने पर सीएम मान आज इसकी घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर बीते मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के वादे का बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा हर महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने संबंधी जो काम किए हैं, उसका असर निचले स्तर पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें, सीएम भगवंत मान की तरफ से पंजाब वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं और इस दौरान उनकी तरफ से किया गया एक बड़ा वादा भी पूरा होगा। 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस वादे का बड़ा योगदान रहा है आम आदमी पार्टी की जीत में, क्योंकि लोगों ने इस वादे पर भरोसा दिखाया और उसी भरोसे का नतीजा ये है कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल कर रही है वो अपने आप में खास है और उनका कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बड़े बड़े घोषणा की गई थी और उनमें से एक थी आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना। वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। गोविंद मित्तल हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम जी। मित्तल जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जनता ने भरोसा दिखाया है पंजाब में और उस भरोसे की जो सबसे बड़ी एक कड़ी कह सकते हैं मुफ्त बिजली, कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं आप। जी 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 मैडम, बिल्कुल। देखिए मुफ्त बिजली का जो ऐलान है, जो हम दिल्ली में भी हम दे रहे हैं, तो इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी खुद पंजाब चलकर आए थे और उन्होंने लोगों को गारंटी दी थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम हर घर को 300 यूनिट जो है 1 महीने का बिजली का मुफ्त देंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आप आज बात करेंगे तो पंजाब के अंदर बिजली बहुत महंगी है और लोगों के, अभी आज मैं देख रहा था खरड़ विधानसभा के अंदर मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया गांव का नाम का एक कस्बा है, वहां पे एक घर को 50,000 से ऊपर का एक बिल आ रहा है, जबकि उसने इतने यूनिट खपत भी नहीं की। तो मतलब ऐसे इस तरीके से लोगों के बिल बढ़कर आ रहे हैं और जो पिछली सरकार थी उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज आम आदमी पार्टी की सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और भगवंत मान जी अभी से कुछ देर बाद जो है वो ऐलान करेंगे कि 1 जुलाई से जो है हम 300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त देंगे। क्योंकि अभी आप देखिए, जो भी सरकारें अगर कोई ऐलान करती हैं तो अमूमन क्या होता है कि वो लास्ट साल में जाके 4 साल बीत जाने के बाद कोई ऐसा वो फैसला लागू करती है। और पर आम आदमी पार्टी की सरकार शुरुआत में ही ये ऐलान कर रही है और इस फैसले को
लागू करेगी और लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोगों का ध्यान इस वक्त बढ़ रहा है और पूरी जनता जो पंजाब की वो खुश है। अभी कई जगह पे लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। मित्तल जी, जनता खुश होगी क्योंकि अगर सरकार कोई वादा करती है और उस वादे को पूरा किया जाता है तो जनता में तो खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने भरोसा जताया आप पर और उनके भरोसे पर खरा उतरना भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मित्तल जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा तोहफा पंजाब की जनता को दिया जा रहा है और इसी को लेकर खुशी भी आम जनता में देखने को मिल रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।